गुडविल का अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं। गुडविल के ऑब्जेक्टिव को देखने से पहले जैसे बाकी चैप्टर में हम बोलते हैं उस चीज को याद रखना है कि आपको क्या करना है। किसी भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अगर आपको आना चाहिए या समझना है तो उसके बारे में आपको थ्योरी भी जानना चाहिए, उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल सवाल भी बनाना होना चाहिए। अगर आप बना लेते हो, दोनों काम करते हो, या जो मैंने बताया है उसको आप देख के आते हो, तो फिर क्या हो रहा है कि आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में ज्यादा आसानी होगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं क्या होता चला जाएगा, आप फंसते जाओगे। या जब भी ऑब्जेक्टिव आप देखो तो आप पहले पीछे वाली चीजों को स्टडी कर लो, है ना। जैसे गुडविल को अगर आप गुडविल का ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हो तो गुडविल का पहले जिसने सर ने पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है, कम से कम हर एक टाइप का एक एक सवाल आप बना लो या देख लो। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो आपके पढ़ाए हुए चीजों को ही वो क्या कर रहा है, टेली कर रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना होता है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनके कारण गुडविल पर कोई असर नहीं पड़ता। तो किन चीजों के कारण, मतलब आप देख लो, बिजनेस का नेचर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग नेचर का गुडविल अलग अलग तरीके से वर्क करता है। फिर अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा हो तो आपका गुडविल बढ़ेगा, मैनेजमेंट खराब हो तो आपका गुडविल गिरेगा। फिर आपको टेक्निकल नॉलेज है तो निश्चित है आपका गुडविल बढ़ेगा, है ना। आपका टेक्निकल नॉलेज, जैसे मान लो कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मुझे मालूम है कि किस तरीके से लैपटॉप चलते हैं, किस तरीके से पेन टेप चलता है, किस तरीके से कनेक्ट करके हमने प्रोजेक्टर चलाया, किस तरीके से स्क्रीन वर्क करता है, किस तरीके से हम इसी चीजों को यूट्यूब पे डाल सकते हैं, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो मेरा मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग टेक्निकल नॉलेज आता है तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, तो निश्चित है ना वो गुडविल को वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी सही है। अगला क्या दे रखा है, ग्राहकों की स्थिति। ये गलत है। आप ग्राहकों की स्थिति नहीं देखते हो, आप अपनी स्थिति देखते हो। बिजनेस का लोकेशन किधर है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे का? क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बोलता है क्या कि द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर 42,000, 39,000 एंड 45,000, वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट पहले निकालेंगे, तो लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, नंबर ऑफ परचेज ईयर से। और नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो गुडविल निकालने का तरीका बच्चा, गुडविल मल्टी गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर, है ना बच्चा। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दे रखा है, 2। तो एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना होगा। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 42,000, 39,000 एंड 45,000। आप ये तीनों को जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाता है, 1,26,000, और डिवाइड बाय 3। तो बाबू का कितना हो गया, 42,000। क्या हो गया बच्चे का, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या निकल जाता है, गुडविल। कितना हो गया बच्चे का, 84,000। तो आंसर कौन हो जाएगा बच्चे का? थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। बोलता है औसत लाभ के आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। तो औसत लाभ के आधार पर गणना कैसे की जाती है? तो औसत लाभ को आप पहले क्या कर लेते हो, निकाल लेते हो और उसको मल्टीप्लाई करते हो नंबर ऑफ परचेज ईयर से। उसको मल्टीप्लाई किससे करते हो, नंबर ऑफ परचेज ईयर से। तो बाबू का क्या हो गया, ये कौन हो गया, आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी वाला जो है वो सुपर प्रॉफिट मेथड वाला है ना। और ये वाला कौन है बच्चा, कैपिटलाइजेशन मेथड का। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पहले ही बता रखा था। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग पहले ही पढ़ रखे हैं कि जितने भी एसेट्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के। एक तो टेंजिबल एसेट्स होते हैं और एक इनटेंजिबल। तो गुडविल कौन सा एसेट है, इनटेंजिबल एसेट्स है। क्लियर है बच्चे का? तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे का? 5 नंबर क्वेश्चन पे, एक संपत्ति जो काल्पनिक, कृत्रिम नहीं है। कृत्रिम मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल। मतलब ये आर्टिफिशियल एसेट नहीं है, मतलब फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। तो बोलता है क्या, परंतु अमूर्त प्रकृति की है और उसका वसूली मूल्य होता है। तो वो क्या हो जाएगा बच्चे का? ठीक है, मतलब इन सभी का देख लो।
बोलता है क्या कि अमूर्त होता है, मतलब इनटेंजिबल होता है। और ये भी टेंजिबल है, ये भी टेंजिबल है, ये भी टेंजिबल है, तो इनटेंजिबल तो एक ही है ना। तो आंसर इनमें से कौन सी ख्याति के मूल्यांकन की विधि नहीं है। अब इसमें हर समय याद रखना, नहीं लिखा रहेगा, इस पर गौर करना, ये नहीं कि आप क्या करोगे फटाक से हाँ वाले में मार देना टिक। तो आराम से देखोगे तो हम लोग जानते हैं कि एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड था ही, सुपर प्रॉफिट मेथड भी था, कैपिटलाइजेशन मेथड भी था, कौन सा नहीं था। तो आंसर भी कौन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक क्या कहलाता है। मतलब क्या हो गया कि नॉर्मल प्रॉफिट जो है, क्या बच्चा, नॉर्मल प्रॉफिट से अगर एवरेज प्रॉफिट जितना ज्यादा होता है ना, तो वो क्या कहलाता है, डिफरेंस अमाउंट सुपर प्रॉफिट कहलाता है, होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे का। हाँ, बोल रहा है 8 नंबर में क्या ख्याति एक डैश संपत्ति है, मतलब किस तरीके की संपत्ति है, मतलब यूजलेस तो है नहीं, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके बिजनेस में कुछ रहे ना रहे आपका गुडविल होना जरूरी है, क्योंकि आप अगर बेच कर भी निकलना चाहो तो बिक जाता है। अगर आपके गुडविल है तो, गुडविल का वैल्यू ही नहीं है तब आप बेचोगे भी तो आपको जीरो, कुछ भी वैल्यू नहीं है, मतलब जो आपकी संपत्ति है उसका भी वैल्यू नहीं मिलेगा, है ना। जैसे मैं जा रहा हूँ और कॉमर्स ग्रुप छोड़ के जा रहा हूँ, अगर इसकी अर्निंग है तो मैं लैपटॉप को ज्यादा दाम पर भी बेच रहा हूँ तब भी बिक जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। लेकिन अगर इस बिजनेस का गुडविल नहीं है तो इसको कम दाम पर ही बेचना चाहो ना तब भी सामने वाला खरीदना नहीं चाहेगा, तो कैसे बोला जा सकता है व्यर्थ है। और फिर टेंजिबल तो हो ही नहीं सकता, इसको टच कर नहीं सकते, ये भी नहीं है, तो कौन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है अधिलाभ के आधार पर अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। तो अधिलाभ में क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था, औसत लाभ में औसत लाभ से मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर से, अधिलाभ में आप नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करते हो ना। तो ये जो मेथड है वो किसका है, एवरेज प्रॉफिट मेथड का है, ये जो है वो सुपर प्रॉफिट मेथड का है, ये जो है कैपिटलाइजेशन मेथड का है ना बच्चा। तो आंसर क्या पूछ रहा है वो, सुपर प्रॉफिट के आधार पर, तो आंसर कौन हो जाएगा। बोलता है क्या 10 वर्ष, 10वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोलता है पिछले 3 वर्षों का लाभ कितना दे रखा है, 6,000, 13,000 और 8,000। बोलता है क्या कि औसत शुद्ध लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर ख्याति होगी, मतलब आपको जो निकालना है गुडविल एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट। तो बाबू का सबसे पहले क्या होगा कि एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग, एवरेज प्रॉफिट 6,000, 13,000 प्लस 8,000 डिवाइड बाय 3, तो कितना हो गया बच्चे का 27 डिवाइड बाय 3, तो 9 हो गया, और 9 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो बाबू का क्या हो गया 18,000। 18,000 कौन सा आंसर है। व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, मार्केट में कोई भी आदमी कितना भी कैपिटल लगाए, उस कैपिटल से जितना वो प्रॉफिट कमा रहा है, आप उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो उतना ही कैपिटल लगा के, एक्चुअल में आप ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, एवरेज प्रॉफिट आपका ज्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट के कंपैरिजन में, तो आपका क्या होगा वो डिफरेंस अमाउंट क्या कहलाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर देखेंगे, बोलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस इज 1,50,000 प्रॉफिट और 50,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना दे रखा है 20% दे रखा है। तो बोलता है कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल जो निकाला जाता है वो दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक तो एवरेज प्रॉफिट को पकड़कर, एक सुपर प्रॉफिट को पकड़ के। बोलिए। तो बाबू का सुपर प्रॉफिट को पकड़ के और एवरेज प्रॉफिट को पकड़ के, है ना। तो लेकिन यहाँ पे कुछ बता रखा है क्या कि सुपर प्रॉफिट को पकड़ के निकालना है या एवरेज प्रॉफिट को पकड़। मैंने बोला था कि अगर क्वेश्चन एक ही रहेगा तो उसको एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालो या, तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो चलो हम लोग कोई भी एक मेथड पकड़ लेते हैं। तो आपने क्या करना है, इस प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट करो, तो कितना दे रखा है प्रॉफिट, जब कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई और रेट से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और ये जो कैपिटल आया है
उसमें से एक्चुअल कैपिटल घटा देंगे। एक्चुअल कैपिटल हमारा है कितना, तो बताओ आपका कितना हो गया, ये 2.5 लाख। 2.5 लाख में से 1.5 लाख घट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया। और ये 1 लाख जो आ रहा है बच्चे का, वो क्या आ रहा है, गुडविल आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है क्या कि ख्याति की गणना का भारित औसत विधि का प्रयोग किया जाता है जब, मैंने बताया था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज कब करते हैं हम लोग। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज तब करते हैं जब हमारे बिजनेस का वेट बढ़ता जाए। वेट बढ़ता जाए मतलब आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या होता जाए, बढ़ती जाए, है ना। हर साल आपका इंक्रीजिंग वे में आपका क्या जा रहा है, प्रॉफिट होता जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको क्या यूज करना चाहिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करके गुडविल निकालना सबसे अच्छा माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे का, क्लियर है बच्चे का। 14 नंबर हम लोग देखेंगे बच्चे। बोलता है क्या कि व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं। अगर आप व्यवसाय के रेपुटेशन को आप मनी में, रुपये में, मुद्रा में, करेंसी में या किसी तरीके से आप देखना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, गुडविल। ए फर्म हैज एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 60,000, मतलब एवरेज प्रॉफिट 60,000 है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म वाज, तो गुडविल निकालना है किससे, किसके बेसिस पर, 2 ईयर परचेज ऑफ, मतलब सुपर प्रॉफिट के मेथड से निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट के मेथड से निकालने के लिए हमें सुपर प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। और सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल कहो या एवरेज कहो, बात एक ही है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट जो निकलता है वो एक्चुअल प्रॉफिट से ही निकलता है, वास्तविक लाभ से ही निकलता है, नहीं निकलता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एवरेज प्रॉफिट ही एक्चुअल प्रॉफिट है। तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 60,000। और 60,000 में आप क्या घटाओगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल। तो कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा, नहीं आएगा 50,000। 4 लाख है और 12.5% है, तो 00, और ये गया तो 000। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500, और 2 0 और डाल दो आप, तो 50,000। तो आपका कितना निकल गया, सुपर सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल गया। तो इसमें से आपने क्या घटा देना है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये एक्चुअल प्रॉफिट और ये नॉर्मल प्रॉफिट है, तो एक्चुअल में से नॉर्मल घटाएंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट को आपको मल्टीप्लाई करने किससे बोल रहा है, 2 से। तो आपके 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे लोग। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसके अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय, किससे कैलकुलेट किया जाता है। देखो एक बात मैं बता दूं कि नंबर ऑफ परचेज ईयर किस में यूज होता है, एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड में भी, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट में भी, और सुपर प्रॉफिट में भी। लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोग ऐसा नहीं करते। कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोग प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट करके एक्चुअल कैपिटल में और कैपिटल एम्प्लॉयड से हम लोग घटा देते हैं। जो डिफरेंस अमाउंट आता है कैपिटल में से, कैपिटल जो घटता है ना, वो डिफरेंस अमाउंट ही गुडविल हमारा होता है ना। तो ये वाला बात तो खत्म ही हो जाएगा, ये वाली बात भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये कौन से मेथड का है, एवरेज प्रॉफिट मेथड का, ये सुपर प्रॉफिट मेथड का। और ये तो होगा ही नहीं। और डी है, देखो बात समझो, यहाँ पे क्या दे रखा है, अधिलाभ। मान लो सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट को बोल रहा है डिवाइड करने के लिए किससे, रेट ऑफ रिटर्न से। रिटर्न से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करने, डिवाइड जैसे ही करोगे तो 100 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और रेट नीचे चला जाएगा, तो खुद ब खुद क्या निकल जाएगा, गुडविल।
देखो उसने जो फॉर्मूला बताया है ना, कौन सा बताया मालूम है? कैपिटलाइजेशन मेथड से बोल रहा है। और कैपिटलाइजेशन मेथड में भी कौन सा यूज कर रहा है? ये सुपर प्रॉफिट को यूज कर रहा है ना। तो इसका आंसर बोल रहा है ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। ख्याति की यह परिभाषा डैश द्वारा दी गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर देखोगे, बोलता है पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दोगुने पर ख्याति का मूल्यांकन क्या होगा यदि 3 वर्षों का लाभ। ये तो आसान क्वेश्चन है, तीनों वर्ष का आपको प्रॉफिट दे रखा है और इसको 3 से डिवाइड कर देना है। ये क्या निकल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। और इसी एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करना है? तो आपका क्या निकल जाएगा? गुडविल। और गुडविल क्या आएगा? 10,000। तो 10, 5, 15, 3, तो मतलब 5,000। 5 × 2। क्लियर है बच्चे का? क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट नेसेसरी इन सोल ट्रेडिंग। मतलब जब आप एकाकी व्यवसाय चलाते हो, पार्टनरशिप में, जिसमें अकेला मालिक हो, प्रॉफिट अकेला कमा रहा हो, लाइबिलिटीज अकेला सह रहा हो, रिस्क अपना अकेला सह रहा हो, प्रॉफिट भी उसी के पास सारा रह रहा हो, मैनेजमेंट भी वही अकेला कर रहा हो, तो वैसे बिजनेस को हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। तो बोलता है क्या कि किस समय गुडविल को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब व्यवसाय को आप बेचोगे, मैं इसी बिजनेस को अगर बेचना चाह रहा हूँ तो निश्चित है ना, मैं देखूंगा कि इसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है। अगर अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा होगी तो मैं गुडविल का ज्यादा अमाउंट मांगूंगा सामने वाले से। अगर मैं साझेदार बनाता हूँ तो जैसे ही साझेदार बनाने पर क्या होगा, मैं कुछ ना कुछ हिस्सा अपना उस पर्सन को दूंगा। मान लो ए नाम का मैं हूँ और उस बी आदमी को दिया मैंने, तो जितना हिस्सा दिया उसके लिए मैं कितना क्या पैसा लूंगा? गुडविल का। याद करो आप लोगों ने एडमिशन में ऐसा किया है, गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर उसके बाद बाबू का कि जब आप गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, कि गुडविल का नहीं, पूरे एसेट का वैल्यू कैलकुलेट करोगे फर्म का, कि बिजनेस में कितना एसेट्स है, तो गुडविल को क्या आप छोड़ सकते हो? क्योंकि गुडविल का इससे पहले वाले ऑब्जेक्टिव में आपने पढ़ा था कि गुडविल क्या है? मूल्यवान संपत्ति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे का? इसका आंसर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों, कोई बता सकता है क्या? फर्म जब बंद कर रहे हैं तो निश्चित है कि फर्म बंद करने का रीजन क्या होगा? या तो वो प्रॉफिट कमाना देना बंद कर दिया होगा, या किसी और रीजन से बंद कर रहे होंगे। जब फर्म बेचते, बंद करते नहीं, बेच देते, तो फिर गुडविल हमको आता। लेकिन जब फर्म ताला लगा देंगे हम, तो क्यों गुडविल कैलकुलेट कर? बात आ रही समझ में? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देखा था ये। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है क्या? पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के कितना 1.5 वर्षों के क्रय पर किया जाता है। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है? गुडविल कैसे कैलकुलेट करना बच्चा? आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो पिछले 5 वर्षों का, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना? 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 वर्षों का बोल रहा है ना, तो बाबू का क्या हो गया? प्रॉफिट कितना है? 20,000। फिर प्रॉफिट कितना है? 18,000। फिर प्रॉफिट कितना है? 9,000। और फिर बाकी 2 वर्षों में आपका क्या हो गया है? लॉस हो गया है। 2,000 का लॉस हो गया और 5,000 का लॉस हो गया बच्चा। तो अब बताओ कितना हो गया टोटल प्रॉफिट? 40,000। चलो आप लोग के बात को मैं रख लेता हूँ, थैंक यू। अब 40,000 दिन टूट गया क्या? अब ये 40,000 को आप किससे डिवाइड करोगे? क्यों 5 से डिवाइड करना है? क्योंकि 5 साल का है। तो आपका कितना हो जाएगा? तो एवरेज प्रॉफिट जो निकल गया आपका 8,000 निकल गया। और किससे मल्टीप्लाई करना हमें? 1.5 से। तो आपका कितना निकल जाएगा? 12,000। तो आंसर कौन हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। 22 बोलता है व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट इन द बुक्स एंड गुडविल इज, तो डैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। अच्छा बताओ, जब गुडविल नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम लोग एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। याद रखना, कौन सा पास करते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं।
और वो जो एडजस्टमेंट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं हम लोग? कैपिटल के थ्रू करते हैं। तो इसलिए डेबिट में जो हम लोग गुडविल की जगह किसको डेबिट कर देते हैं? कैपिटल अकाउंट को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है? आज आपका गुडविल का भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। देखो आप लोग को जितना ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, इस ऑब्जेक्टिव से बाहर आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ये 100% है।